हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रिचा। आज आप समझ लाई टॉपिक भूसन्नति। भूसन्नति भूसन्नति किसे कहते हैं? ठीक है, अगर हम सीधे बात करें भूसन्नति यानी भूमि में गड्ढा, सिंपल कहा जाए भूमि में गड्ढा। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि भूसन्नति जो है, भूसन्नति का कहाँ से आरंभ हुआ, किसने किया था इसे। अगर मैं भूसन्नति कहता हूँ तो इसे पर्वतों का पालना भी कहते हैं। पर्वतों का पालना क्यों कहते हैं? क्योंकि अधिकांश नवीन वलित पर्वतों की उत्पत्ति किससे हुई है? भूसन्नतियों से हुई है, इसलिए इनको बोलते हैं पर्वतों का पालना बोलते हैं। अगर मैं भू अवनति की बात करूं तो इसका जो आरंभ किया था वो किया था हॉल ने। जो हॉल भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने भू अवनति के बारे में बताया था। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इसका जो विकास किसने किया, तो इन्होंने तो सिर्फ हॉल भू अवनति के बारे में बताया। और अगर मैं विकास की बात करूं तो विकास किया था हॉग ने। ठीक है, यानी हॉल ने भूसन्नति शब्द और भूसन्नति के बारे में बताया और विकास किया था हॉग ने। ठीक है, अब भूसन्नति से मैंने कहा क्या कहते हैं इसे? पर्वतों का पालना। पहले मैं इस भूसन्नति को एक बार बना के दिखा दूं कैसे बनती है। कि अगर इस भूसन्नति की बात करें तो ये एक तरह से, मैं डायग्राम डालना से भूल गई, ये उथला। अब देखो इस तरह की संरचना पाई जाती है भू अवनति की। ठीक है, अभी मैं इसको और समझाऊंगी अच्छे से। ये है, अब इसमें क्या होता है, इस तरह से इसमें दबाव पड़ता है और ये जो है नीचे की ओर धंसती है। ठीक है, अब इस संरचना को होती क्या है ये, तो इसे पहले समझ में आ गया पर्वतों का पालना, क्योंकि अधिकांश पर्वतों की उत्पत्ति इसी से मानी गई है। कौन से? नवीन वलित पर्वत। पर्वतों का पालना में कौन से? नवीन वलित पर्वत, या सिर्फ हम कह सकते हैं वलित पर्वतों की जो उत्पत्ति हुई है वो भी इसी से मानी जाती है कि वलित पर्वत किससे बने हैं? भूसन्नतियों से बने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसे होती क्या है। तो भूसन्नति जो होती है वो, एक तो चीज याद रखना, ये कैसी होती है? गतिशील होती है। अब गतिशील शब्द से यहाँ क्या मतलब है? कि गतिशील का मतलब है, जैसे मैंने यहाँ पे ये संरचना बना रखी है, इस संरचना में देखो पहले होता है क्या है, अगर मैं इसको बिल्कुल स्पष्ट बताऊं छोटी, पहले ये उथला घेर, इस तरह की संरचना होती है। ये कैसी होती है? ये एक जलीय क्षेत्र में होती है ना। और इसे क्या बोलते हैं? पानी में गर्त, यानी पानी में जो छोटे छोटे गड्ढे से होते हैं उन गर्तों को बोलते हैं। ये कैसे होती हैं? ये लंबे, जैसे इसमें मैंने लिख रखा है, लंबे, सक्रिय, उथले, जलीय भाग। ठीक है, सक्रिय क्यों से बोला? क्योंकि मैंने सबसे क्या लिखा है, ये गतिशील होती है। तो गतिशील का मतलब सक्रिय है ना, काम उसका चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे ये, मैं इसको और पहले क्लियर कर दूं कि ये जो देखो, ये मैंने बताया ये उछला घेरा। ठीक है, अब यहाँ पर मलबा दबा, मलबा आया तो ये क्या हुआ, ये नीचे की ओर धंसती है और इस तरह से इसका मलबा नीचे की ओर धंसने लगता है। जैसे मैंने एरो बनाए हैं कि धीरे धीरे जब मलबा आते जाता है तो ये नीचे की ओर धंसती जाती है। ये धंसती हुई क्रिया इसे बोलते हैं गतिशील। ठीक है, और पानी के गर्त में बनती है, यानी जब मलबा जमा होता है वो कहाँ होता है? पानी में जमा होता है, इसीलिए पानी में गर्त ये शब्द बोला जाता है। ठीक है, अब ये लंबे भी हो सकते हैं, सकरे भी हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है लंबे ही लंबे ही हो सकते, छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन सक्रिय होते हैं। उथले शब्द क्यों आया? क्योंकि जो पानी की बेस लाइन है, अगर मैं इसको बनाऊं, ये हमारी बेस लाइन है, जो अगर इसको ये पानी बना दें हम, तो जो इसकी बेस लाइन है ये यही बनी रहती है। ये जो है ना तो उथली होती है, गहराई में मलबा जमा होता रहता है। ये एरो बनाए हैं मैंने, ये गहराई में मलबा जमा होता रहता है, लेकिन ना तो उसकी गहराई बढ़ती है ना घटती है, इसीलिए हमने बोला है उथले, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, है ना। और जलीय भाग में जो पानी के गर्त से बनते हैं, मैंने बताया पानी के गर्त होते हैं, तो ये पानी के गर्त से बनती है। तो इसे ठीक है, दूसरा आता है इसमें, इसमें तलछटी निक्षेप तलीय दशाव होता है। जैसे मैंने समझाया था कि इसमें क्या होता है, तलछटीय
निक्षेप होता है ना। इन तलछट में तलछटों का जमाव होता है। इसमें बताया मलबा, जैसे मैंने अभी समझाया था कि ये हमारी भूसन्नति है, इसमें मलबा जमा हुआ। अब मलबा जमा हुआ तो ये नीचे की ओर धंस गई, तो ये क्या तलछट का निक्षेप होता है, ठीक है। और तली में धसाव होता है, ये धसाव, ये नीचे नीचे की ओर मूवमेंट हो रहा है तो ये धसाव की क्रिया शुरू हो गई। ये गतिशील होती हैं, ये इन पर्वतों का पालना भी कहते हैं, ये मैंने समझा चुकी हूँ अभी। साथ में ये प्राय, ये गलत लिख गया है, अच्छा है। अगर मैं ये बात करूं, ये लाइन थोड़ी प्रिंट टाइपिंग में गड़बड़ हो गई है। ये प्राय, प्रिया की जगह क्या आएगा यहाँ पे, प्राय दूध नहीं है, दो रन नहीं है, दृढ़, ठीक है। ये प्राय दो दृढ़ भूखंडों के मध्य होती हैं, क्योंकि जितनी भी भूसन्नतियां बनती हैं उनके नीचे दोनों ओर कठोर भूखंड होते हैं। जैसे अब दोबारा से बनाती हूँ, भूसन्नतियां हैं, ठीक है। तैतीस सागर नाम सुना हो, तैतीस सागर के, है ना। तो तैतीस सागर क्या है, भूसन्नति है, और एक और अंगारा लैंड है, दूसरी ओर गोंडवाना लैंड है। तो इस तरह से दोनों ओर कठोर भूखंड होते हैं। हमेशा अधिकांश भूखंडों में दो ना हो तो एक होगा, लेकिन भूखंड वैसे दोनों साइड ही होंगे तभी ये काम करती है भूसन्नति, ठीक है। इनका रूप आकार परिवर्तित होता रहता है। अब आकार क्यों परिवर्तित होता है, क्योंकि मलबा धस रहा है तो आकार में परिवर्तन होना ही है। भूगर्भिक क्रियाओं से सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। अब भूगर्भिक क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है तभी फलित पर्वतों या पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है। क्योंकि भूगर्भिक क्रिया नहीं होगी, अगर मैं इसी डायग्राम में समझाऊं, जैसे मैंने ये एरो बना रखे हैं दो, ठीक है। इस एरो का मतलब है कि पृथ्वी की आंतरिक हलचल होगी, भूगर्भिक क्रियाएं होंगी, तो क्या होगा, दोनों ओर से धसाव होगा, धसाव होगा तो इस तरह से पर्वतों का निर्माण होता है। ये मलबा जो है जब दोनों ओर से दबाया जाएगा, यानी इधर से भी प्रेशर पड़े, इधर से भी प्रेशर होगा, तो क्या होगा, दोनों ओर से दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ेगा तो यहाँ मलबा जो है वो कहाँ, ऊपर की ओर उठने लगता है, और ये क्रिया जो कहलाती है ये पर्वतों की उत्पत्ति कारक होती है, ठीक है। अब जैसा दबाव पड़ता है वैसे ही पर्वत का निर्माण होता है। ये चीज मैंने पर्वतों के टाइप बताए हैं पिछले वीडियो में, तो उसमें चेक कर सकते हो, तो पता लग जाएगा किस तरह से पर्वतों को हम बांटते हैं, कि पर्वत शिखर क्या होता है, पर्वत तंत्र क्या होता है, ठीक है। अब नॉर्मल अगर हम देखें तो जो भू अवनतियां हैं, इनकी तीन अवस्थाएं होती हैं। भू अवनतियों को हम तीन भागों में बांटते हैं। प्रथम भू अवनति अवस्था, ये सबसे पहले भू अवनति बनती है, ये आ गया। सबसे पहले क्या हुआ, भू अवनतियों का निर्माण हुआ। फिर दूसरी अवस्था कौन सी, पर्वत निर्माण की, यानी भूगर्भिक हलचल हुई, भू अवनतियों पर दबाव पड़ा, और दूसरी फिर पर्वतों का निर्माण हुआ। तीसरा विकास की अवस्था, ठीक है। ये पर्वतों का निर्माण अवस्था होती है, इसमें पर्वतों का निर्माण आरंभ होता है। लेकिन जब तक मूवमेंट शांत ना हो, मलबे में जब तक शांति ना हो, यानी कि इसमें जो है हलचल जो हो चुकी है मूवमेंट में, वो पर्वत की ऊंचाई जब तक बनेगी, जब तक ये मलबा जितना नीचे धसा है उतना मलबा समाप्त ना हो जाए। तो जब तक मलबे का धसाव होता है, जितना धसाव हुआ है उतना वो जब तक ऊपर निकले तब तक विकास की अवस्था रहती है। तो ये है, तीन अवस्थाएं होती हैं पर्वत निर्माण की। अब आगे बात करते हैं कि जो भू अवनति का सिद्धांत किस किसने दिया है, ठीक है। अगर मैं भू अवनति सिद्धांत की बात करूं तो इसमें जो मुख्य रूप से आते हैं, जैसे मैंने हॉग बताया था, हॉग कौन थे, जिन्होंने जो है भू अवनति सिद्धांत दिया है। और एक शब्द और आता है हॉग, इन्होंने भू अवनति शब्द दिया था। ये ध्यान रखना, मैं द्वारा रिपीट किया है कि जो हॉब थे उन्होंने, हॉल सॉरी हॉब ने हॉल हॉल ने भू अवनति सिद्धांत, वैसे साफ करके द्वारा बना, ठीक है। हॉल ने क्या दिया था, हॉल ने भू अवनति सिद्धांत, भू अवनति के बारे में बताया था, जबकि हॉग ने उसका सिद्धांत दिया था कि भू अवनतियां होती कैसी हैं। इसके अतिरिक्त इवांस, सुकर्ट, होम्स, कोबर, इन्होंने जो है भू अवनतियों के बारे में अपने विचार दिए थे कि इस तरह से पर्वतों का निर्माण होता है। अब मैं एक बात करती हूँ कि किस किस तरह से नाम दिए गए, किस तरह की अवस्थाएं होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हॉग की संकल्पना की। तो अगर हॉग की बात करें तो हॉग ने जो माना है कि पर्वतों का निर्माण जो है
कब शुरू हुआ था? मेसोजोइक कल्प में। यानी मेसोजोइक कल्प का वीडियो मैंने डाला नहीं है, कल डालूंगी, तो उसमें पहले युगों को और देख लेना। तो मेसोजोइक कल्प में 5 प्राचीन रण भूखंड थे। क्योंकि ये युगों के बारे में कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने इसका वीडियो, एक वीडियो में तो हो नहीं पाएगा। पहले वीडियो में मैं सिर्फ युगों को बताऊंगी, दूसरे वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि किस किस युग में क्या क्या घटनाएं घटी, जिससे कि कंपटीशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये मेसोजोइक कल्प है, इसमें 5 प्राचीन दृढ़ भूखंड थे। अब उस समय में कौन कौन से थे? पहला उत्तरी अटलांटिक, सिनो साइबेरिया। अटलांटिक का सबको पता ही है, साइबेरिया क्षेत्र जो एशिया में पड़ता है। ठीक है, तीसरा अफ्रीका, ब्राजील पर है ना, और चौथा ऑस्ट्रेलिया, इंडियन, मेडागास्कर, ये सारा ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र था। यानी पहले जो था मेसोजोइक कल्प में इंडिया ऑस्ट्रेलिया में लगा हुआ था, है ना, और मेडागास्कर भी वही था। और चौथा आता है पैसिफिक मास। तो इनको मास शब्द लगा दिया गया, लेकिन ये 5 जो थे मुख्य भूखंड थे। ठीक है, अब क्या था कि इसके बाद में क्या हुआ कि ये भी थोड़ा गड़बड़ कर दिया, ये सा शब्द नहीं आएगा। इस समय पर 4 भू अवनतियां थी। ठीक है, अब 4 भू अवनतियां कौन कौन सी थी? पहली रॉकी। रॉकी अवनति कहाँ पाई जाती है? रॉकी अवनति है हमारे पैसिफिक ओशियन में। दूसरी यूराल। यूराल कहाँ है? यूरोप और एशिया के बीच में है। तीसरी टैथिस भू अवनति थी। टैथिस सबको पता है गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड पे है। और चौथी परप्रसाद। ये 4 भू अवनतियां थी, जिनमें भू अवनतियों के किनारे की ओर से दबाव पड़ने से अब देखो इनसे है ना, भू अवनतियों से ही बलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। अगर मैं बात करूं रॉकी पर्वत की, रॉकी भू अवनति से रॉकी पर्वत, यूराल से यूराल, टैथिस से हिमालय, और परप्रशांत से जो हमारे तटीय क्षेत्रों पर काकेश, वो कमचटका पर्वत है, खिंगन पर्वत है, ये पर्वत जो पाए जाते हैं इनसे इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि भू अवनति किनारे की ओर दबाव पड़ने से अवसादों में गलन पड़ते हैं। उन्होंने क्या बताया है, किसने? हॉग ने, कि किस तरह से निर्माण होता है। तो इसमें कहा है कि भू अवनतियों के किनारे की ओर दबाव पड़ता है। यानी भू अवनतियां इस तरह से, मैं दोबारा रिपीट करके बता रही हूँ, ये भू अवनतियां हैं। ठीक है, अब तो क्लियर हो चुकी होगी। अब इनके किनारों पर दबाव पड़ता है, यानी इधर से दबाव, इधर से दबाव, तो दबाव कहाँ पड़ा? किनारों पर। इन किनारों पर दबाव पड़ने से क्या होता है? अवसादों में बलन पड़ते हैं। मैंने ये कहा ना, जब ये चीज दोनों इधर से इधर मूव करके इधर आ रही है, इधर से ये मूव कर रही है, तो जो बीच में मलबा है वो ऊपर की ओर उठेगा। इस चीज को मैं एक सिंपल वे में समझाऊं, मिट्टी है, हल्की सी नम वाली मिट्टी हो, और दोनों ओर से, या कोई तुम टाइट तख्त ले लो या कोई लकड़ी ले लो, और लकड़ी से दोनों ओर से अगर दबाव डालोगे चार दोनों तरफ, तो क्या होगा? मिट्टी है ना, इसी तरह से ऊपर उठेगी। ये चाहो तो तुम अपना एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। तो ये एक सिंपल भू अवनति मूवमेंट हम हाथ से कर रहे हैं, इसमें आंतरिक हिस्से में होता है, इतना अंतर है। ठीक है, तो ये है हमारी हॉक की संकल्पना। नेक्स्ट बात करते हैं इवॉन्स की संकल्पना। बहुत शॉर्टली बताया है, इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैं अब ये नेट की जो फर्स्ट यूनिट पूरी जाएगी उसके बाद बताऊंगी कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। पहले तुम्हें टॉपिक पता होना चाहिए, क्योंकि टॉपिक अगर क्लियर होगा तभी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए सारे टॉपिक क्लियर होने जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं इवांस की संकल्पना। इवांस ने क्या कहा है कि तलछटी अवतलन या धसाव की अधोगति की संज्ञा दी है। उन्होंने क्या कहा है भूसन्नति को? तलछटी अवतलन वही है, तलन में दबाव पड़ना, तलछट का तल में दब जाना, और धसाव होना। इससे क्या होता है? अधोगति की संज्ञा, नीचे की ओर जो उसकी अधोगति होती है वही जो है क्या है? भू अवनति। ठीक है, अब साथ में उन्होंने क्या बोला है कि भू अवनतियां इतने प्रकार की हैं कि उनके रूप तथा स्थिति का बताना असंभव है। यानी उन्होंने भू अवनतियों का क्यों, मैं जैसे मैंने कहा कि लंबी हो सकती है, सक्रिय हो सकती है, छोटी हो सकती है, तो इस तरह से गोल भी हो सकती है, हर हो सकता है, लेकिन मूवमेंट के बाद वो होगी लंबी ही। तो लंबे सक्रिय शब्द ज्यादा है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि कितने प्रकार की है कोई नहीं कह सकते। जैसी भू अवनतियां का आकृति किस पे निर्भर करती है? वहां की संरचना पर निर्भर करती है। नेक्स्ट बात करते हैं सुकर्ट की संकल्पना। अगर मैं सुकर्ट की बताऊं तो सुकर्ट ने क्या कहा है कि भू अवनतियां 3 प्रकार को 3 वर्गों में रखा। उन्होंने तो किसने? इवॉन्स ने कहा है कि भू अवनति की बहुत प्रकार की होती है, कोई कह नहीं सकते कितने प्रकार की होती है, लेकिन सुकर्ट ने कहा है कि भू अवनति 3 प्रकार की होती है। पहली एकल भू अवनति, दूसरी बहुल, और तीसरी है मध्यस्थ भू अवनति। ठीक है, अब एकल भू अवनति क्या होती है? इसमें मैं शॉर्टली लिख रखा है, एक ही चक्र के दौरान निर्मित। यानी जब एक ही स्टेज में, एक ही बार में जब इनका निर्माण होता है तो उसे बोलते हैं एकल भू अवनति। ठीक है, महाद्वीपों के आंतरिक भागों या किनारों पर ये कहाँ होती है?
महाद्वीपों के आंतरिक भाग में, महाद्वीपों के आंतरिक भाग में, ठीक है। इसे बोलते हैं एकल भू अवनति। बहुल भू अवनति क्या होती है? ये जटिल होती है, जटिल पर्वत उत्पन्न होते हैं। जटिल पर्वत से मतलब है कि जहां पर पर्वतों में जटिलताएं पाई जाती हैं, कुछ ऊंचा कहीं नीचा, वो चीज पाई जाती है, जैसे रॉकी और यूराल, ठीक है। कौन कौन सी? रॉकी पर्वत और दूसरा यूराल। ये कैसी भू अवनति है? बहुल भू अवनति के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इनका निर्माण एक से अधिक भू अवनतियों से हुआ है। तीसरा आता है हमारा मध्यस्थ भू अवनति, जिसमें बताया था। मध्यस्थ भू अवनति किसे कहते हैं? कि जहां भू अवनतियां जो हैं मध्य में होती हैं, दो दृढ़ भूखंडों के बीच होती हैं, वो कहलाती हैं, या दोनों ओर तट पर कठोर भूखंड होते हैं, वो कहलाती है मध्यस्थ भू अवनतियां, ठीक है। जब भू अवनतियां अधिक लंबे सकरे, जैसे इसमें क्या आएगा? ये कैसी होती हैं? लंबे सकरे व गतिशील सागर, गतिशील सागर इनमें होती हैं के रूप में होती है, और इनका कई चक्रों और कई अवस्थाओं में निर्माण होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो कैसे निर्माण होता है इसका? कई चक्र और कई अवस्थाओं, यानी एक से अधिक चक्र होते हैं और एक से अधिक अवस्थाएं होती हैं। ये अवस्था चक्र से मतलब है पहले निर्माण हो गया, फिर बंद हो गया, फिर निर्माण शुरू हुआ, फिर बंद हुआ, तो काफी प्रोसेसिंग के बाद इसका निर्माण होता है, और स्टेज भी काफी सारी निकलती है, तब जाके इसका निर्माण होता है, ठीक है। इसमें यानी कई बार तलछट का निक्षेप होता है। कई बार से मतलब पहले जितना सा निर्माण हो गया, फिर दोबारा निक्षेप हुआ, फिर निर्माण हुआ, फिर निक्षेप हुआ, फिर निर्माण हुआ, तो इसमें निक्षेप बहुत बार होते हैं और उसके बाद निर्माण होता है। साथ में क्या होता है? अवतलन होता है और बलन पड़ते हैं, यानी जब धसाव होगा तो अवतलन होगा, और उसके बाद जब गति होगी यानी भूगर्भिक आंतरिक हलचल होगी तो बलन पड़ेंगे। तो इस तरह से मध्यस्थ भू अवनतियों का निर्माण होता है। अब उसमें कौन कौन से पर्वत आते हैं जिनमें ऐसी क्रियाएं हुई हैं? तो अगर मैं बात करूं, पहला आता है हमारा आल्पस, ठीक है। दूसरा आता है हमारा हिमालय, तीसरा आता है भूमध्य सागर, ठीक है। इनके बीच में आल्पस और हिमालय के बीच में जो भूमध्य सागर पाया जाता है वो कैसा है? अवशिष्ट भाग। भूमध्य सागर कैसा है? अवशिष्ट। अवशिष्ट कैसे? बचा हुआ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कंपटीशन का भी है कि भूमध्य सागर क्या है? कि तैतीस सागर का अवशिष्ट भाग कहाँ पाया जाता है? भूमध्य सागर के रूप में, ठीक है। इसका एक अवशिष्ट भाग हमारा जो राजस्थान में सामर लेक है उसको भी मानते हैं कि वो भी जो है तैतीस सागर का अवशेष भाग है, ठीक है। ये है हमारी भू अवनति होती क्या है। अभी इसके सिद्धांत भी आएंगे, दो तीन कराए हैं मैंने, कोवर है, होम्स है, पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत के नाम से अलग से टॉपिक है, तो इसे मैं जो आंतरिक संरचना है उसमें बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि तुम्हें नई वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे, और जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू।